नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हरियाणा में सभी सीटों के नतीजों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन कई घंटों के रुझानों के बाद यह कहने का जोखिम उठाया जा सकता है कि राज्य में कांग्रेस हार गई है और बीजेपी जीत गई है। यही खबर है हरियाणा की। हम लाइव चैनल नहीं हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं, समय का काफ़ी अंतर हो जाता है और इस दौरान कई तरह की सूचनाएं बदल जाती हैं। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त 3 बज रहे हैं। अब आप उसमें एडिट होने और अपलोड होने का भी कुछ समय जोड़ दीजिए, कम से कम 1 घंटा, तो कितनी सारी चीज़ें अपलोड होते होते बदल ही जाएंगी। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि जिसकी प्रचंड जीत के चर्चे थे उसकी हार हो गई और जिसके ध्वस्त होने के दावे थे उसकी इमारत फिर से खड़ी हो गई। लगातार तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के दफ्तर में जीत की तैयारी होने लगी है, लेकिन रुझानों में बीजेपी की बढ़त के बाद उसके नेता भी संयम बरतते रहे कि अभी सभी सीटों के नतीजे आने दीजिए, लेकिन उनके चेहरे की अभिव्यक्ति से दिख रहा था कि उन्हें जीत का अंदाजा हो गया है कि जीत उनकी तरफ आ रही है। हवा चुनावों से पहले कांग्रेस के पक्ष में चलने की बताई जा रही थी और टीवी स्क्रीन पर दिख भी रही थी, वो भी सुबह 9 बजे से पहले, जब कांग्रेस 60 सीटों के पार बताई जा रही थी। लेकिन 9 क्या बजा, कांग्रेस का 12 ही बज गया। 1 बज गया, 1:30 बज गया, 3 बज गया। कांग्रेस जब पीछे जाने लगी तो पीछे ही रही। बीजेपी ने सरकार बनाने का आंकड़ा छू लिया और उसी के आसपास उसके नंबर बने रहे। कुल मिलाकर हरियाणा में चुनाव था का मतलब टक्कर था, और किस सीट पर क्या होगा या पूरे राज्य में क्या होगा ये वो लोग नहीं जानते थे जो दावा कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस को जीत मिल रही है। इसलिए हमने कहा कि कुल मिलाकर हरियाणा में चुनाव था, हवा और आंधी नहीं थी तो बीजेपी की थी। किसी के लिए या खासकर कांग्रेस के लिए लहर नहीं थी। मतदाता बीजेपी के साथ अपनी तमाम नाराजगी या अपेक्षाओं के बावजूद बना रहा, उसके साथ बीजेपी के साथ बना रहा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की आंधी चल रही है हरियाणा में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान भुला दिया गया। हमने अपने वीडियो में उसकी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की हालत मध्य प्रदेश की जैसी होने वाली है, यानी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के जीतने की बातें हो रही थीं। जो भी जा रहा था लौटकर यही कह रहा था वहां कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जब नतीजा आया तो जीत बीजेपी की हो गई। कांग्रेस को लगता था कि 10 साल हो गए, हरियाणा वाले उन्हें थाली में परोसकर सत्ता दे देंगे। यही गलतफहमी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी थी। वहां भी कांग्रेस के लोग पहले ही जीत का जश्न मनाने लग गए थे, लेकिन वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए, आईना दिखा दिया। यहां आपके पड़ोस में राजस्थान है, वहां भी कांग्रेस ने किसानों और नौजवानों को भाजपा के विरुद्ध भड़काने की भारी कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस धड़ाम हो गई, धड़ाम। अब यहां हरियाणा में भी यही होने जा रहा है, धड़ाम। तो राहुल गांधी की आंधी वाली बात गलत साबित होती है और प्रधानमंत्री मोदी की मध्य प्रदेश वाली बात सही साबित होती है। क्यों बीजेपी जीती और क्यों कांग्रेस हार गई, इसका विश्लेषण नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आज टीवी में हमने दोनों तरह के विश्लेषण देखे। जब कांग्रेस आगे चल रही थी तब बीजेपी की हार के कारण बताए जा रहे थे। एंकर एंटी इनकम्बेंसी की रट लगा रहे थे और जैसे ही बीजेपी जीतने लगी तो एंटी इनकम्बेंसी को भुला दिया गया
और कांग्रेस की हार के कारण बताए जाने लगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चैनलों के एंकर के पास या चर्चाकारों के साथ पैनलिस्ट के पास दोनों तरह के तर्क तैयार रहते हैं। बस कोई जीते तो ये लगा दो, कोई हारे तो ये लगा दो। हारते वक्त कहा गया प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां नहीं की, रोड शो नहीं किए, रैलियां कम की, रोड शो नहीं की उन्होंने, और उनका प्रभाव घट गया। जीतते के साथ ही लोग ट्वीट करने लगे कि हरियाणा में मोदी फैक्टर चल गया। तो बीजेपी के हारने पर बीजेपी को कैसे धोना है और कांग्रेस के हारने पर कांग्रेस को कैसे धोना है, एंकरों के पास दोनों तरह के तर्क तैयार रहते हैं। क्यों बीजेपी जीती, यह चुनाव का सबसे बड़ा रहस्य बना रह जाएगा, इतना तय है। वो लोग जो हरियाणा गए, लौट कर आए और कांग्रेस के पक्ष में आंधी चलने के दावे करने लगे। एग्जिट पोल में भी वही दिखा, तो लोगों को लगा कि शायद नतीजा वैसा ही आ रहा है, मगर रिजल्ट ठीक उल्टा निकलकर आता है। 90 सीटों वाले राज्य में अगर एग्जिट पोल सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, तब फिर क्या ही कहा जा सकता है। आप तो काफी समझदार हैं, आप दर्शक, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं। मैंने अपने जीवन का 1 मिनट भी एग्जिट पोल देखने में नहीं बिताया। 1 मिनट का मतलब है ना तो टेलीविजन पर प्रसारण देखता हूं, ना अगले दिन अखबारों में खबरों को पलट कर देखता हूं। तो 1 मिनट भी मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। आपने टीवी खोलकर चैनल बदलकर एग्जिट पोल देखा, मुझे आपसे सहानुभूति है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं एग्जिट पोल की कोई चर्चा नहीं देखता, लेकिन गोदी एंकरों को देखना भी पड़ता है और कार्यक्रम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि नए नए कपड़े पहनने का मौका मिलता है और ये जीता वो जीता बताते हुए ज्ञानी दिखने का लोभ कोई एंकर आसानी से त्याग नहीं सकता। फिर भी ये सवाल मेरे लिए भी रहस्य के समान है कि करोड़ों दर्शकों के बीच जो एग्जिट पोल देखा जाता है, गलत होने पर भी देखा जाता है और उसके बाद भी एग्जिट पोल वाले सुधरते नहीं, मैं कैसे उनके बीच बिना देखे इस पेशे में हूं, कई बार खुद पर संदेह होने लगता है। इसका जवाब वही खोज सकता है जिसे ठीक ठीक पता था कि हरियाणा में कांग्रेस हार रही है और बीजेपी जीत रही है। जब चैनलों पर एग्जिट पोल चल रहा था, हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए लेबनान, ईरान, इसराइल और गजा पर वीडियो बना रहे थे। एक बार भी नहीं लगा कि हरियाणा पर वीडियो बनाना चाहिए। यह संयोग भी हो सकता है कि वीडियो बनाने से बच गया, वरना आप उसके क्लिप निकालकर मुझे ट्रोल कर रहे होते। एग्जिट पोल देखकर सपने देखने की आदत से आप सभी को बचना चाहिए और मुझे आगे और सावधान रहना चाहिए। हरियाणा में बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को काफी बेहतर किया है। कई पुराने विधायकों को जनता हराती, इससे पहले ही बीजेपी ने उनके टिकट काट दिए। खबर छपी कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में हार मान ली है और इस बार धुआंधार रैलियां नहीं की और रोड शो भी नहीं किया। प्रधानमंत्री की रैली कम हुई, रोड शो नहीं हुआ, यह खबर तो सही है, लेकिन अब नतीजे देखने के बाद उन खबरों को लिखने वाले संपादकों, पत्रकारों को फिर से पलटकर देखना चाहिए कि क्या बीजेपी ने वाकई हार देख ली थी, क्या उन्होंने जनता की नाराजगी को सही से देखा था। यह बात क्यों कह रहा हूं, क्या इसमें कोई रिपोर्टर या पत्रकार की गलती है, दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन आप चुनाव को पहले ही दिन से मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पर केंद्रित करते हैं। दर्शकों और पाठकों की तमाम दिलचस्पियों को वहां लाकर टिका देते हैं कि हर आदमी जो हमसे भी मिलता है वही पूछता है कि बताइए हरियाणा में कौन जीत रहा है, यूपी में कौन जीत रहा है। जैसे मेरे पत्रकार होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि मैं सही सही बता दूं, जबकि मेरा यह काम नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन जीत रहा है, इसके आधार पर मीडिया ने एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की है। आपकी तमाम दिलचस्पियों को वहां केंद्रित करता है और मुद्दों से ध्यान हटाता है। क्या क्या नहीं हुआ उससे भी ध्यान हटाता है और जो हुआ वह भी नहीं बताता है। तो कोशिश की गई, जब ये खबरें आने लगी कि बीजेपी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पीछे जा रही है, कि ईवीएम को मुद्दा बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस सतर्क हो गई।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग की वेबसाइट को लेकर सवाल उठाया। यह सवाल तकनीकी था कि इस पर डेटा लगातार अपडेट क्यों नहीं हो रहा। काफी देर तक जब संख्या नहीं बदली तब यह सवाल कांग्रेस के अलावा दूसरे पत्रकार भी उठाने लगे कि डेटा तेजी से नहीं बदल रहा। पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे पास जानकारी है जहां 9 या 10 राउंड की गिनती हो चुकी है, लेकिन चैनल या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सिर्फ 4 या 5 राउंड की गिनती दिखाई जा रही है। जहां 12 राउंड के रुझान उपलब्ध हैं वो अपडेट नहीं हो रहे हैं। हमारे पास 10 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस आगे है लेकिन दिखा नहीं रहे। ये मनोवैज्ञानिक खेल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिख दिया कि आप समय पर अपडेट करें ताकि भ्रामक जानकारी ना फैले और कोई बूथों पर गिनती को प्रभावित ना कर सके। यहां तक बात कैसे इतनी गलत थी, मगर चुनाव आयोग का जवाब देखिए। चुनाव आयोग के मुख्य सचिव एसबी जोशी ने पत्र लिखकर रमेश को कहा कि आपने 4 जून 2024 को भी लोकसभा चुनाव की गिनती के समय ऐसे ही शिकायत की थी, लेकिन चुनाव आयोग निर्धारित नियमों के तहत ही गिनती करवा रहा है। पत्र में लिखा है कि आपने अपनी शिकायत में तथ्यहीन बातें उठाई हैं और अपनी शिकायत का कोई विवरण भी नहीं दिया। साथ ही इस पत्र में एक टेबल दिया है जिसमें चुनाव आयोग की वेबसाइट हर 15 मिनट में अपडेट किए गए नतीजों का ब्यौरा है। आक्रामक रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि जयराम रमेश के गैर जिम्मेदाराना, निराधार, दुर्भावनापूर्ण और अपुष्ट शिकायतों को चुपचाप विश्वसनीयता प्रदान करने की इस कोशिश को सिरे से खारिज करता है। इस पत्र को चुनाव आयोग ने सार्वजनिक रूप से ट्वीट भी किया है। केवल कांग्रेस सवाल नहीं कर रही थी। कभी चुनाव आयोग को गंभीरता से कवर करने वाले पत्रकार हृदय जोशी 11 बजे ट्वीट करते हैं और फिर उसके बाद 12:28 पर ट्वीट करते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीटों पर 14 से 18-19 राउंड की गणना होनी। चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से अभी तक किसी भी सीट पर 8 राउंड से अधिक की गणना नहीं हुई। ज्यादातर सीटों पर 4-5 राउंड की गिनती हुई, लेकिन वोटों का अंतर रुझान के बहुत बदलने का संकेत नहीं दे रहा है। बीजेपी 7 सीटों पर 1000 से कम वोटों से आगे है। कांग्रेस केवल 2 सीटों पर 1000 से कम वोटों से आगे है। हृदय लिखते हैं कि अभी तक बीजेपी 49 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 35 सीटों पर। इस ट्वीट के करीब 1.5 घंटे के बाद हृदय जोशी फिर से ट्वीट करते हैं कि आदमपुर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर बीजेपी से 3444 वोट से पीछे है। 12 में से 6 राउंड की गिनती हो गई। अंबाला सिटी में कांग्रेस बीजेपी से केवल 294 वोटों से आगे है। यहां 20 में से 11 राउंड की गिनती पूरी हो गई। अंबाला कैंट में बीजेपी के अनिल विज एक निर्दलीय से केवल 545 वोट से आगे चल रहे हैं। यहां 16 में से 6 राउंड की गिनती हो गई। असंध विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस से सिर्फ 1512 वोट से आगे है। कुल 18 राउंड की गिनती होनी है, जिनमें 5 राउंड की गिनती हुई है। हृदय जोशी अपने ट्वीट के जरिए यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि अभी तो कई दौर की गिनती बाकी है, हार जीत का अंतर बहुत कम है। इस समय के अंतरों की जीत को लेकर जश्न नहीं मना सकते। 12:30 बजे तक उनके अनुसार मामला कांटे का था, फिर भी लहर थी ऐसा कोई नहीं कह रहा था। हृदय जोशी के ट्वीट के आसपास आंकड़ों की परख रखने वाले हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार रोशन किशोर 11:41 पर ट्वीट करते हैं कि कांग्रेस के जीतने के चांस हैं, लेकिन बाद में वे एक और ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि 35.4% वोटों की गिनती के बाद कांग्रेस के जीतने की उम्मीद समाप्त हो जाती है, क्योंकि 35.4% वोटों के गिने जाने तक अब वोट शेयर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पहले कांग्रेस 4% से आगे चल रही थी। रोशन लिखते हैं कि पूरे वोट के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40.3% है और बीजेपी का 39.7%। मीडियन वोट शेयर के हिसाब से कांग्रेस 39.3% और बीजेपी 43.7% पर है, और सीटों के हिसाब से देखिए तो कांग्रेस 37.8% पर है और बीजेपी 55.6% पर। रोशन किशोर लिखते हैं, अब यह कहा जा सकता है कि बीजेपी ने हरियाणा में बाजी मार ली है।
दिन के 9 बजे के बाद से टीवी स्क्रीन पर बाजी पलटती है और फिर दोबारा वापस वहां नहीं पहुंच पाती। 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, बल्कि 3 बजे तक बीजेपी कभी 47, कभी 48, कभी 49 और 50 पर ही रहती है। हार जीत का अंतर कई सीटों पर कम बताया जा रहा था, उससे भी कांग्रेस के पक्ष में कुछ खास नहीं बदला और वोट शेयर में कांग्रेस आगे बताई जा रही थी, उससे भी उसके पक्ष में कुछ नहीं बदला। चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि यह चुनाव बीजेपी का ही था। अच्छी बात है कि यह चुनाव समाप्त होने के बाद पता चला, क्योंकि चुनावों के दौरान की रिपोर्टिंग और एग्जिट पोल कुछ और ही बता रहे थे। कांग्रेस जो सुबह के वक्त थोड़ी आक्रामक थी, दिन ढलने के साथ साथ हरियाणा को लेकर ढीली पड़ती गई और भीतर भीतर लगता है उसने हार स्वीकार कर लिया। जरूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छे खासे वोटों से अपनी सीट पर आगे चल रहे थे, लेकिन 2014 से लेकर 24 तक 3 बार वे कांग्रेस की वापसी नहीं करा सके। उनके घर पर जीत की उम्मीद में भीड़ बढ़ रही थी, बाद में छटने लग गई। हुड्डा 10 बजे भी कहते रहे उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, 1 बजे भी कहते रहे उनकी पार्टी की सरकार बनेगी और 3 बजे भी उनका बयान आया कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन तब तक बीजेपी ने जीत के जश्न की तैयारी शुरू कर दी। क्या हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट की राजनीति में अब हुड्डा पर दांव लगाने की रणनीति गलत थी? यह सब सवाल उठेंगे और मुझसे बेहतर लोग इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन इतना तो सही है कि भूपेंद्र हुड्डा ने मुद्दों की सही पहचान की और उसे उठाया। लगता है जनता तक अपने वादों को ठीक से नहीं ले जा सके, या फिर शैलजा से लेकर दूसरे प्रतिस्पर्धियों की तरफ खुद आगे बढ़कर हाथ नहीं मिला सके। हरियाणा में बीजेपी की जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि तमाम चर्चाओं में लहर उसके खिलाफ थी। अगर लहर खिलाफ थी और बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो इसका मतलब है बीजेपी ने लड़ाई लड़ी है और एक मुश्किल से हासिल जीत प्राप्त की है। जमीन पर उसकी क्या रणनीति थी, किसके सामने किसे खड़ा किया, यह सब कभी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आते हैं, तभी लाए जाते हैं जब महिमा मंडन करना होता है। जो लोग बताएंगे, क्या उन्हें पहले पता नहीं था, बाद में कैसे चला? चुनाव में आप जरूर कुछ रणनीतियों को छुपा लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन ज्यादातर रणनीतियां स्थानीय स्तर पर लोगों की नजर में आ ही जाती हैं। तो फिर एग्जिट पोल वाले इसे क्यों नहीं पकड़ पाए? अब बहुत से लेख आएंगे कि बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया, राहुल को पता नहीं था, कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई। ये सब बातें सही भी हो सकती हैं, लेकिन इन सही बातों के पीछे जो नए नए तथ्य और तर्क गढ़े जाएंगे, मैं उनकी रचनात्मकता की बात कर रहा हूं। कांग्रेस की लहर जब बताई जा रही थी, तब वही लोग ऐसा तो नहीं लिख रहे थे कि बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है, उसके खिलाफ लहर खत्म हो गई है, यही लिख रहे थे। तो फिर क्या होता है कि इस तरह के विश्लेषणों की विश्वसनीयता कम होती चली जाती है। बीजेपी लीड और जीत के कॉलम में कांग्रेस से काफी अलग निकल चुकी थी और उसी की सरकार बनती लग रही थी। इसे लेकर संदेह के तमाम बादल छटने लग जाते हैं। विनेश फोगाट इस चुनाव में कांग्रेस के लिए एक चेहरा थी। कई दौर की गिनती में विनेश पीछे चलती रहीं। विनेश के चुनाव के बारे में ही कई पत्रकारों ने लिखा और कहा कि चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, मगर 13 दौर की गिनती के बाद विनेश 5231 वोटों से आगे निकल जाती हैं और जीत जाती हैं, मगर उनकी जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। विनेश फोगाट का जीतना, इसके बावजूद कि उनकी जीत का अंतर कम है, एक बड़ी घटना है, लेकिन जिस पार्टी की उम्मीद थी जीतने की, वही हार गई। 12:45 बजे बजरंग पुनिया ट्वीट करते हैं कि देश की बेटी विनेश फोगाट को जीत की बहुत बधाई। यह लड़ाई सिर्फ एक जुलाना सीट की नहीं थी, सिर्फ 3-4 और प्रत्याशियों के साथ नहीं थी, सभी पार्टियों की लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई देश की सबसे मजबूत दमनकारी शक्तियों के खिलाफ थी और विनेश इसमें विजेता रही। मगर इसी लड़ाई को कांग्रेस तो हार गई। विनेश फोगाट की हार की भविष्यवाणी कर दी गई थी। कई लोग लिखने लगे थे कि विनेश फोगाट हार जाएं, हम यही चाहते हैं। ट्विटर पर जश्न मना रहे थे, लेकिन विनेश फोगाट ने उन सभी को हरा दिया। दोपहर 1:30 बजे तक कांग्रेस कहती रही कि 8 से 10 दौर की गिनती बाकी है, फिर भी उसकी स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। अंबाला कैंट से हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के हारने की भविष्यवाणी की गई थी।
कई दौर में उनके पीछे जाने की खबरें भी आईं, लेकिन अनिल विज भी 4000 वोटों से आगे निकल गए। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लीड हुड्डा जितनी तो नजर नहीं आई, लेकिन इतनी तो जरूर थी जिससे आसान जीत हो सकती थी। और जिस सीट पर कहा जा रहा था कि नायब सिंह सैनी के लिए जीतना आसान नहीं होगा, नतीजे देखकर ऐसा नहीं लगता है। 2 बजे से 7 मिनट पहले हरियाणा भाजपा ने यह ट्वीट किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और नायब सिंह सैनी एक दूसरे का अभिवादन करते देखे जा सकते हैं। ट्वीट पर लिखा था, सीएम नायब। हरियाणा चुनाव में किसानों की नाराजगी की बात कही जा रही थी, नाराजगी थी भी, लेकिन चुनावी नतीजों से लगता है कि किसान आंदोलन का इतना राजनीतिक प्रभाव नहीं है। आपको याद होगा, जब 1 साल के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लिया, उसके तुरंत बाद जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। किसान आंदोलन बीजेपी को नहीं रोक सका, जबकि यह इलाका भी उसके प्रभाव में था। ऐसी भी खबरें आईं कि बीजेपी की उम्मीदवारों का जगह जगह विरोध हो रहा है, खूब सारे वीडियो वायरल कराए जा रहे थे, लेकिन नतीजे तो ऐसा नहीं कहते। नतीजों से यही लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में कोई हवा नहीं थी। फिर सारे एग्जिट पोल ठीक उल्टा कैसे दिखा रहे थे। बीजेपी कहती है उसने काम किया, जनता की सेवा की, हरियाणा में बदलाव किया तो जनता ने तीसरी बार मौका दिया। तब फिर गोदी मीडिया हरियाणा जाकर इन कामों को क्यों नहीं दिखा पाया कि बीजेपी ने कितना काम किया है, उसकी लहर थी। यहां तो गोदी मीडिया की सक्रियता भी कम नजर आई। इन बातों का मतलब तो है, लेकिन अब वक्त चला गया। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की राह पर है। लोकसभा में 240 सीटों पर सिमटने के बाद बीजेपी के लिए हरियाणा की जीत बहुत मायने रखती है। जिस चुनाव में उसकी हार पर निबंध लिखे जा चुके थे, बीजेपी ने उस किताब के कवर पर अपनी जीत लिख दी है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।